रिजर्व सीट से जीत के तो जाते हैं, लेकिन वहां गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। आपकी बात में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन आपके जो छोटे आने वाले भाई हैं ना, हम जैसे जो आ रहे हैं, वो बोलते भी हैं और अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं। अभी परसों और कल भी, परसों भी प्रोग्राम था, कल हमने अपने यहां बंगले पे हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबकी हम जयंती मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। तो कल माननीय कांसीराम साहब का श्रद्धांजलि दिवस हम लोगों ने घर पे मनाया, पुण्यतिथि मनाई। नाना करते करते भी, क्योंकि कोविड में रूल रेगुलेशन से फिर भी 200 लोग आ गए। तो एक मीडिया चैनल वाले ने पूछा, आप इतना खुल के बोलते हो, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका चैनल, आपका टिकट कट जाएगा, आपकी कुर्सी चली जाएगी, आप मारे जाओगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। ये कुर्सियां टेम्परेरी, प्राइवेट, ये कोई परमानेंट नहीं है। एक भी एग्जाम्पल दिखा दो जो मंत्री बने हो या कुछ और ऊपर बने हो और वो अपने साथ उस कुर्सी को लेके गए हो। एक भी एग्जाम्पल दिखा दो जिसने जिंदगी भर पैसा कमाया हो और मरने के साथ उस पैसे को साथ लेके गए हो। पासवान जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे। 1990 में उनकी भी तुत्ती बोलती थी। मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। वो दीपक तो शायद नहीं जल पाया, घर में चिराग जरूर पैदा हो गया। तो एक तो होता है व्यक्तिगत तरक्की कर लो, आप जितने मर्जी कमा लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा यह मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दोबारा आने वाले नहीं है, माननीय कांसीराम साहब दोबारा आने वाले नहीं है। हम में से और आप में से किसी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनना पड़ेगा, माननीय कांसीराम साहब बनना पड़ेगा। और आज समय की मांग और भी ज्यादा है। वजह यह है कि कॉलेजियम में हमारा कोई आदमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बनते हैं, उन्हें बनाने की जो प्रक्रिया है, जिनके हाथ में बनाने की शक्ति है, जब हमारा आदमी है ही नहीं, तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग जजेस कैसे बनेंगे? और तो और अब तो मतलब इतना ज्यादा बुरा हो रहा है, जब 2018 के अंदर 22 मार्च को एट्रोसिटीज एक्ट पे जब जजमेंट आई तो मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने तो सदन में भी बड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा में रखा था कि इसे एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर 5 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तीन जजों की बेंच की जजमेंट है। कोर्ट कह रही है कि ये दुखद बात है कि सरकारें फेल हुई हैं एट्रोसिटी रोकने में और एट्रोसिटी एक्ट को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में। मुकदमे दर्ज होने चाहिए, कोर्ट के माध्यम से सजा होनी चाहिए, ये जुर्म रुकना चाहिए। तो 5 जज बेंच की जजमेंट तो ये कह रही है कि मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और एक 2 जज की बेंच कहती है कि भाई अगर कोई सरकारी नौकरी में तो उसके कंपिटेंट अथॉरिटी से पहले परमिशन लो गिरफ्तारी की, और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो एसएसपी से गिरफ्तारी की परमिशन लो। कौन एसएसपी या कंपिटेंट अथॉरिटी परमिशन देगी? मतलब पूरे के पूरे एक्ट को डायल्यूट 2 जज कर रहे हैं, 5 जज बेंच की जजमेंट को भी कर रहे हैं। तो इज इट नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? 5 जज बेंच की जजमेंट को क्या 2 जज की बेंच की जजमेंट ओवररूल कर सकती है? लेकिन किया। अगर 2 अप्रैल को पूरे समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन ना करते, उन आंदोलनकारियों में मुझे लगता है समाज के सब लोग शामिल हुए, सबने एकजुटता दिखाई, तो हम लोग उसको रोल बैक करवा पाए। 200 पॉइंट रोस्टर वाले मुद्दे पर सब लोग एकजुट हुए, सबने मिलकर संघर्ष किया, तो हम लोग उसको भी रोल बैक करवा पाए। इससे एक तो बात साफ निकलती है कि हम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्या हम लोग कॉमन मुद्दों पर एकजुट होकर अपने समाज की लड़ाई को नहीं लड़ सकते? क्या हम अपनी पार्टियों में बैठ के भी अपने समाज की न्याय की आवाज को नहीं उठा सकते? कोई कहता जी टिकट काट देंगे, भाई किस किस का काटेंगे? जिसको भी टिकट दें उसी को न्याय की आवाज को उठाना चाहिए। जब हर कोई जो भी आएगा वही बोलेगा, तो मुझे नहीं लगता फिर किसी को टिकट कटने की चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उस टीवी चैनल वाले को कहा था, जो ये कह रहा था कि बोलोगे तो आप खत्म हो जाओगे, आपका टिकट कट जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, तो मैंने कहा था अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किसी भी लायक नहीं रहेंगे, पूरा समाज थूकेगा हमारे ऊपर। क्योंकि हम लोग, जो लोग आज मंत्री बने बैठे हैं या कोई सांसद या एमएलए बना बैठा है, तो ये बात भूल जाए कि वो अपनी ताकत से बन के आया है, वो भूल जाए कि वो अपनी काबिलियत से बन के आया है। अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो एमपी एमएलए मंत्री बनने तो दूर की बात है, कोई गांव का प्रधान ना बनने दे। दिल्ली के अंदर दिल्ली बार काउंसिल है,
जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वकील बनने से पहले, फिर वकालत का लाइसेंस मिलता है। भानु प्रताप जी मेरे मित्र हैं और हम लोग शुरू से संघर्ष में साथ रहे। समता सैनिक दल में हमने बाबा साहब की सेना में वर्दी पहन के काम किया। मानवर कांसीराम साहब के साथ वॉल राइटिंग की रात रात कहां कहां नहीं घूमे। तो उस संघर्ष से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि बार काउंसिल में 25 लोग हैं, हमारे यहां दिल्ली बार काउंसिल में 25 लोग हैं। चूंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं है, आज तक का इतिहास है एक भी शेड्यूल कास्ट बार काउंसिल का चुनाव नहीं जीत पाया। यह मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है, बहुत से लोग कहते हैं मैं अपनी काबिलियत से मंत्री बनाऊं, एमएलए बनाऊं, एमपी बनाऊं। 25 में एक आदमी नहीं जीता पा रहे हम, जबकि कम से कम 8-10 हजार वकील तो हमारे लोग होंगे, एक नहीं जीता पाए आज तक। यानी यह सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर यह रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो शायद एक एमएलए बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि वी आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी इन द असेंबली और इन द लोकसभा, और वहां हम रिप्रेजेंट करने की बजाय हमारे समाज के हक और अधिकारों का कत्ल होता रहे, या वहां संसद में ऐसे विधेयक पास हो जाएं, ऐसे बिल पास हो जाएं जो हमारे समाज का नुकसान करते हो, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां सांसद बन के चुप बैठे रहें, ऐसे बने रहने से तो मर जाना बेहतर है। ऐसे मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं कि आप उसी कैबिनेट में हो और उसी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, कैबिनेट में आपके हक अधिकार को खत्म करके प्रस्ताव पास कर दिया, तो फिर आप उस कैबिनेट में कर क्या रहे हो? क्या आपको अपने, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिजर्व सीट से जीत के आए हो, ये आपका मोरल दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है कि आप अपने समाज के हक और अधिकार की बात को मजबूती से रखो। तो चूंकि सब लोग काफी मेरे ख्याल से लंबे समय से बैठे, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं लंबा भाषण दूं, मुझे वैसे ही उन्होंने कहा 2 मिनट आपको दे रहे हैं, तो मैं अपनी बात को छोटा करता हूं एक निवेदन के साथ। हम लोग मान्यवर साहब से बचपन से सुनते आए, हम 85% है, हम हुक्मरान हमें बनना चाहिए। हम 85 की बात करते रहे पर कभी 85 बन नहीं पाए। हमारे 85 में से लोग उस 15 के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो 15 वाला 85 हो जाता है, हम 15 रह जाते हैं और वो बुरे कर्म करके फिर जीत जाता है। चुनाव के टाइम पे वो कोई धर्म की कोई चिंगारी छेड़ेंगे या कोई बॉर्डर पे कोई चिंगारी छेड़ेंगे और हमारे पूरे वोट को लूट के ले जाएंगे। मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए, और हम अगर कहीं लैकिंग कर रहे हैं, कहीं नुकसान हो रहा है तो इसलिए हो रहा है हम शायद कोई कैडर कैंप स्थापित ना कर पाए। बामसेफ के कैंप लगे, 3 दिन का लग गया, 4 दिन का लग गया, 2 दिन का लग गया। समता सैनिक का कैंप, समता सैनिक दल का 2 दिन का कैंप लग गया, 3 दिन का लग गया। उससे ट्रेंड जो वॉलंटियर निकल के आता है वो इसलिए नहीं आ पा रहा है कि परमानेंट कैडर सेंटर नहीं है हमारे। हमें अपने समाज के बहुजनों के कैडर सेंटर स्थापित करने पड़ेंगे, जहां उन्हें पूरा लेके तथागत बुद्ध से मानवर कांसीराम साहब तक जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनका जो जीवन संघर्ष है, उस जीवन संघर्ष को कैडराइज करके अपने लोगों को तैयार करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि उनके लोग तो आरएसएस का 7 दिन का कैंप करते हैं, फिर 15 दिन का करते हैं, उसको प्रथम वर्ष बोलते हैं। उसके बाद फिर 1.5 महीने का नागपुर में करते हैं, उसको द्वितीय वर्ष बोलते हैं। उनमें से कुछ लोग छटते हैं, उनका फिर 1.5 महीने की और ट्रेनिंग होती है, और वो लोग फिर जिलों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं, तो प्रचारक बनते हैं। वो अपने समाज का, अपने मिशन मूवमेंट को जानते हैं, चूंकि वो ट्रेंड होके आए हैं। हम लोग अपने बुजुर्गों के भाषण सुन सुन के नेता बने हैं, हम ट्रेंड नहीं है, कैडराइज नहीं है। मुझे लगता है ये हमारा जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। हमें स्थायी तौर पे अपने कैडर स्थापित करने पड़ेंगे, अपने लोगों को अपने समाज का गौरवशाली इतिहास बताना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो कौम इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। और दूसरा, ये जो 85-85 करते हैं, इस 85 को 85 वास्तव में बनाना है। अभी तो हम अपनी अपनी जाति पे घमंड कर रहे हैं, कोई लिख रहा है बोर्ड पे दी ग्रेट चमार, क्या मतलब है भाई? जब हम अपनी अपनी जाति बनाई किसने भाई? जिसने जानबूझ के चतुराई से हमें छोटी छोटी जातियों में बांट के हजारों वर्षों से हमारे ऊपर शासन किया है, उसने जाति बनाई। अब हमें जब समझ आ रही है कि जातियां उसने बनाई हैं, हमारा खून एक है, तो अब हमें कम से कम जाति खत्म करने पे काम शुरू कर देना चाहिए। हमें आपस में रोटी बेटी करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की जातिवाद को खत्म करेंगे, रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, फिर धीरे धीरे बहुजन बनेगा, तब 85 होगा। और जिस दिन हम 85 हो गए, उस दिन हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए किसी को लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने हजारों साल की गुलामी से हमें जो आजादी दिलाई, उसमें कोई तलवार नहीं चलाई, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से
अंग्रेजों को कन्विंस करके हमारे समाज के हक अधिकार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.